उन लोगों के लिए जो इंडिया से शिफ्ट होके कनाडा में आने की सोच रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं? कितना ईज़ी ये अब पहले के मुकाबले हो गया है? और डू यू थिंक कि ये अभी भी कनाडा हैज़ स्कोप फॉर सच पीपल? कई बार कनाडा को मिनी पंजाब भी कहते हैं, अब तो हरियाणवी भी वहाँ बहुत हो गए। क्या चीज़ आपका फैक्टर बना या रीज़न बना इंडिया छोड़ के कनाडा शिफ्ट? कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग, नथिंग स्टे द सेम। हम बैठते हैं बांग्लादेशी लोगों के साथ भी, पाकिस्तानी लोगों के साथ भी, सऊदी के भी, दुबई के भी, तो एक्सपोज़र डिफरेंट है। पिछले कुछ सालों में बहुत लोग कनाडा से इंडिया मूव करे हैं। क्यों? क्योंकि अब इंडिया वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो का जो ये टेन्योर था और इसमें भी उनके आखिरी टेन्योर के बिल्कुल फेक टाइम पे जाके कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो थी खराब। वेस्ट हैड अ पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया व्हिच वाज़ नॉट वेरी पोलाइट ऑलवेज़ एंड नॉट सपोर्टिव। 1-2 सिचुएशंस ऐसी आई थी कि वीज़ास कैंसल कर दिए गए थे। इनफैक्ट द डिप्लोमेट्स के भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे। कॉमन सिटीज़न जो है ना, जब उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, तो बहुत दर्द होता है। ऐसे बहुत सारे लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो कि पंजाब के थे, दे वांट टू कम टू इंडिया एंड मैं अभी भी नाम नहीं लूँगा, पर एक लेडी को मैं जानता हूँ जिनकी बड़ी तकलीफ़ हुई थी, पंजाब से थी और उनके फादर की सिचुएशन ठीक नहीं थी। आई गॉट अप्रोच्ड बाय देम एंड देन आई वेंट टू द काउंसलेट एंड आई एक्सप्लेन्ड द रियल स्टोरी और उनको बताया कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कैसे, तो जो कि अगेंस्ट वो जाके भी उन्होंने एक फेवर किया। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और धन्यवाद। हमारी फ़ोन पे तो बात होती रहती है, तो मैंने आज ये कन्वर्सेशन, हम फ़ोन पे तो काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप को, तो आज हम थोड़ा ओपन करते हैं इसको ताकि कई व्यूअर्स हमारे अगर इससे कुछ बेनिफिट ले सकें, या वो लोग जो सोच रहे हैं फ्यूचर में कनाडा में जाके माइग्रेंट अपना, वो लोग जो ऊपर साउथ इंडिया से जैसे पंजाब हरियाणा से यूपी से कि अपना कुछ बिजनेस वेंचर सेटअप करने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए क्या एवेन्यूज़ है, उनको क्या मदद मिल सके। तो इस कन्वर्सेशन के पर्पस था इसको ऑर्गेनाइज करने का, वो यही पर्पस था। तो पहले तो आप मुझे बताइए, 25 साल आपको ऑलमोस्ट हो चुके हैं कनाडा में, एंड यू आर अ रेनॉल्ड बिजनेसमैन देयर, यू आर रनिंग अ होटल चेन देयर। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? सबसे पहले धन्यवाद इस टाइम के लिए। मुझे इंडिया से निकले हुए ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं, जिसमें से 10 साल यूरोप के अंदर थे, आयरलैंड के अंदर, और 18 एक साल सो हम ये कह सकते हैं, सब 16-17-18 साल के आसपास कनाडा और ट्रैवलिंग। एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है, हर कंट्री में घूमने का, हर कल्चर को देखने का, बट कनाडा फील्स लाइक होम। वहाँ पे अपनापन लगता है, और इतनी कंट्रीज़ में घूमने के बाद इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, और अपॉर्चुनिटीज़ तो आई मीन बहुत हैं। जब हम निकले थे तब इंडिया कुछ और था, आज हम वहाँ पे गए हैं तो इंडिया कुछ और है। जब मैं कनाडा लैंड किया था तो कनाडा डिफरेंट था, आज कनाडा बहुत डिफरेंट है, और हमारा जो अपना इंडियन भाईचारा है, डायस्पोरा है, वो बहुत बढ़ गया है। तो वी आर इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस एंड वी आर डूइंग वेरी गुड, गिविंग अ ग्रेट नेम टू द कंट्री एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ फ्रीली। So I think it's a great place to be, and health section wise, beauty, nature, and safety, security, we have it every. सो कनाडा फील लाइक होम जैसे आपने कहा, तो क्या मैंने वो सुना था कई बार कनाडा को मिनी पंजाब भी कहते हैं, अब तो हरियाणवी भी वहाँ बहुत हो गए। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या चीज़ आपको आपका फैक्टर बना या रीज़न बना इंडिया छोड़ के कनाडा शिफ्ट होने? एक्चुअली मैंने सबसे पहले जॉब दी थी आयरलैंड के अंदर, तो उस टाइम इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, एंड लुकिंग एट द वेस्ट वाज अ ग्रेट ऑप्शन, ग्रेट मनी वैल्यू, एंड सैलरीज कम थी। बट कुछ साल यूरोप में रहने के बाद आई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड द कनाडा बिकॉज इट्स अ बिग इतना बड़ा, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड प्लान कंट्री आफ्टर रशिया। उसके बाद सारे रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज इमेंस, प्योर एयर क्वालिटी, मिनरल्स, एंड आप किसी भी चीज़ को बोलो कि पर कैपिटल इनकम, सेफ्टी, पॉलिटिकल स्टेटस एंड एवरीथिंग, कंट्री इज़ गुड, इट्स वेरी सेफ कंट्री। तो और आई लाइक नेचर बेसिकली। तो आप कनाडा के अंदर, स्पेशली मैं जिस पार्ट में हूँ, वैंकूवर में, तो ब्रिटिश कोलंबिया इज़ फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी। तो वी हैव माउंटेन्स, लेक्स, बीचेस, रिवर्स, एवरीथिंग। तो मेरे लिए एक ऐसी जगह थी जो जिसके अंदर मैं 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, और सेफ्टी से अपनी फैमिली को रखने के लिए, और बिजनेस भी कर सकते हैं।
So it's a great place, and I've traveled many countries. I think Vancouver was more like home when we were there. तो मुझे अब ये बताएं कि जैसे आपने कहा कनाडा को आप थोड़ा सा एज दे रहे हैं अदर देन यूरोपियन कंट्रीज, हर एक्सपीरियंस है। 100%. तो अब आप जो मैंने आपकी 25 साल से वी आर इन टच, सो 20 साल से एटलीस्ट रेगुलर इन टच, तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ एक्टिव हैं, चाहे वो सोशो पॉलिटिकल सर्कल हो, चाहे वो NRI जनकेड हो, चाहे वो आपके वेरियस कास्ट क्रीड के ग्रुप्स जो बने होते हैं उनमें भी आप बहुत एक्टिव हैं। आप इन फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म में भी है, होटल इंडस्ट्री में भी है, एंड एजुकेशन सेक्टर में भी आपने एक शॉर्ट पीरियड के लिए काम किया था। तो अभी जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन है, ऑन एंड ऑफ हम देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ ये एक जिग-जैग चलता रहता है। तो एक्चुअल सिचुएशन अभी क्या है और कितनी ये मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि सूटेबल है, या कितनी ये इसको कहते हैं कि हम अभी ये इतना सूटेबल नहीं है। तो ये कैसे, मतलब उतार-चढ़ाव ये आप क्या देखते हैं? I understand. I totally understand. मैं आपके इस क्वेश्चन को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक तो सच्चाई और वास्तविकता ये है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट है, नथिंग स्टे द सेम, नथिंग विल स्टे सेम फॉरएवर। चीज़ें चेंज होती रही। घर में और रिश्तेदारों के रिलेशंस भी अप एंड डाउन होते हैं, तो ऐसे ही जो सिनेरियो है वो ग्लोबल होता है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर कंट्री टू कंट्री रिलेशंस चेंज होते हैं, उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स चेंज होने से रिलेशंस चेंज होते हैं, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कारण कंट्री के रिलेशंस चेंज होते हैं। तो कनाडा एंड इंडिया के रिलेशंस नॉर्मली हमेशा अच्छे रहे हैं। बीच में कुछ टाइम ज़रूर आया कि रिलेशंस ख़राब हुए, पर वो ख़राब जो होता है कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखो तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। देखो हमको लगता है कि कई बार हमें मीडिया को सुनने को मिलता है, आप दो सगे भाई हैं, उनके बीच में अगर नाराज़गियाँ भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं रिश्ता ख़त्म हो गया, ये आपस में डील नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा इंडियन तबका वहाँ पे है, और वो कोई एक नहीं, हर तरफ के एरिया, हर सेक्टर में है, हर स्टेट के हैं, हर लैंग्वेज के हैं। तो रिलेशंस बेसिकली देखा जाए तो इतने ख़राब नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें एमिनेंट हुई हैं जिससे धक्का लगता है, पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो, सब एक दूसरे से डील कर रहे हैं, सब एक दूसरे बिजनेस कर रहे हैं, शाम को बैठ के खाना खाते हैं, रोटी शेयर होती है। तो और जब हम यहाँ होते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ पे सब कुछ ऐसा है, जब वहाँ के लोग हैं तो लगता है उनको यहाँ पे ऐसा है, पर जब हम डील करते हैं तो चीज़ें डिफरेंट लगती हैं। अब जैसे हम बैठते हैं बांग्लादेशी लोगों के साथ भी, पाकिस्तानी लोगों के साथ भी, सऊदी के भी, दुबई के भी, तो एक्सपोजर डिफरेंट है। And at the end of the day, everybody want happiness, everybody want peace, everybody want a good relations, and a business is a very big factor. So people who are in Canada, they are not only from the one state, they are from every state of India. Right. And somehow other states are not very much vocal or something. तो उसमें अगर देखा जाए तो कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हो कि एक साल थोड़ा सा, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइक 70-80 years, एक साथ बहुत छोटा है, और लोग अभी भी बड़े कंफर्टेबल हैं। पिछले कुछ सालों में भी आप देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टूरिस्ट एरिया गए हैं। एवरी टाइम पीपल लीविंग फ्रॉम हियर टू कनाडा, दे ब्रिंग लॉट ऑफ रिवेन्यू, अ लॉट ऑफ कैनेडियंस आर विजिटिंग इंडिया। एंड इसका एक पार्ट और भी है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि कनाडा से लोग इंडिया जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी नज़रों में नहीं आती और मीडिया हाईलाइट नहीं करती है कि कनाडा से कितने लोग इंडिया आ रहे हैं वापस। पिछले कुछ सालों में बहुत लोग कनाडा से इंडिया मूव करें। क्यों? क्योंकि अब इंडिया वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज आपके पास यहाँ पे हर वो चीज़ है जो विदेशों में है, तो दे फील लाइक अ होम, दे फील लाइक अ फ्रीडम, दे फील लाइक रिलैक्सेशन। सो दे थिंक ओके, यू नो व्हाट, हम बहुत साल बाहर रह लिए, वैसे कितने दोस्त हैं जिनसे मैं इस बार दोबारा मिला हूँ, दे लेफ्ट कनाडा एंड दे केम। सो बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं वापस आए क्योंकि कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट आई है, तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी इंडिया में पहले के मुकाबले बढ़ी है, राइट? इंडिया में ग्रोथ पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। हमने वो चेंजेस देखे हैं जो आज से हमने इतने साल पहले नहीं देखे हैं। अभी जिस तरह से मैं कम्यूट कर रहा हूँ, हाईवेज जो बने हैं, जो डिस्टेंस हमारा 4-4 घंटे का होता था वो भी बड़ा पेनफुल, तो हम 2-2 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये जो आप ये स्मॉल पीरियड की बात कर रहे हैं, इसमें जैसे कि आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पे, मैंने अभी आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो पीछे कुछ डोमेस्टिक इलेक्शंस में भी आप बहुत एक्टिवली पार्ट ले रहे थे, और कई रैलीज वगैरह भी आप नेशनलिस्टिक कॉज पे निकालते रहते। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो का जो ये टेन्योर था, और इसमें भी उनके आखिरी टेन्योर के बिल्कुल फेक एंड पे जाके कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो थी खराब हो गई। हाँ, तो
उसके बारे में मतलब उसको उस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड की बात आप कर रहे हैं या ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है? नहीं, अगर आप इस पीरियड को अगर आप ही देखते हैं तो आप तो बहुत पहले भी देखना पड़ेगा। 1970s में कनाडा ने इंडिया कनाडा का यूरेनियम का बिजनेस होता था, उस टाइम पे रोका गया था। West had a policy towards India which was not very polite always, or not supportive. And in the Western countries, Canada was the one of the country who was allied with them. तो ऐसा नहीं है कि पहले हमेशा सब कुछ ही अच्छा था और अब खराब हो गया है। तो चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं एंड नथिंग स्टे द सेम। अभी जो ना हमारे नए प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर कार्नी, एंड ही इज प्रो बिजनेस एंड ही हैड shown a lot of interest and made relations better because India is itself a fourth biggest economy in the world. Doing a business with that is beneficial for Canada also. Okay, and Indians doing business with Canada is beneficial for India. So you cannot avoid, big elephant in the road. And India is known for their service sector, the plane, the doctors, engineers, and not only the manufacturing just. So ये दोनों countries की अच्छा है। सो जब ये इस तरीके के पॉलिटिकल डिफरेंसेस आते हैं चाहे वो मीडिया के थ्रू आए या बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इंडियन डायस्पोरा पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इफेक्ट होती हैं इससे, कितने चैलेंजेस इससे अराइज होते हैं? कभी कभी कुछ कुछ लेवल पे इनसिक्योरिटीज आ सकती हैं। लोग थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड समझदारी लोगों की थी। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं पर आपस में भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ग्राउंड लेवल पे थोड़ी देर के लिए एकदम हुआ था हल्का सा, बट वो नहीं रहा उसके बाद। क्योंकि ट्रूडो की कुछ एक स्टेटमेंट्स पीछे ऐसी थी जिसमें इंडिया में काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया गया, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की तरफ से किया गया हो या आम पब्लिक की तरफ से किया गया हो। तो उस सिचुएशन में आप लोगों के लिए कितना इजी या टफ ये होता है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाए? एक दो सिचुएशंस ऐसी आई थी कि वीज़ास कैंसिल कर दिए गए थे। इनफैक्ट द डिप्लोमेट्स के भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे और कॉमन सिटीजन जो है ना, जब उनकी लाइफ इफेक्ट होती तो बहुत दर्द होता है। क्योंकि अमीर अमीर होता है, पावरफुल लोग अलग थे। पर एक जो ऐसे मेरे उस टाइम पे जब वीज़ा स्टॉप हो गए थे एंड स्पेशली इमरजेंसी वीज़ा दिए जा रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो कि पंजाब के थे। दे वांट टू कम टू इंडिया एंड मैं अभी भी नाम नहीं लूँगा पर एक लेडी को मैं जानता हूँ जिनकी बड़ी तकलीफ भी थी। पंजाब से थी और उनके फादर की सिचुएशन ठीक नहीं थी और मतलब वीज़ा बंद होने के कारण नहीं मिलने का। बट मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि जो सामने कोई कितना भी ब्लंट और स्ट्रॉन्ग फेस रखे, बैकडोर डिप्लोमेसी में एक ह्यूमनिस्टिक साइड हमेशा होती। ओके। उस टाइम वो जो लेडी थी, आई गॉट अप्रोच्ड बाय देम एंड देन आई वेंट टू द कॉन्सर्ट एंड आई एक्सप्लेन द रियल स्टोरी और उनको बताया कि जेन्युइन प्रॉब्लम है कैफे। तो जो कि अगेंस्ट ऑफ जाके भी उन्होंने फेवर किया, चाहे वो कैनेडियन सिटीजन है, पहले कभी इंडियन थी, अब वो कैनेडियन सिटीजन है, उसके बावजूद भी उनको जो एक आपस में देख के कि भाई कि ये जेन्युइन है, इनकी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प हुई। तो और मैं भी ऐसा, मेरे के ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी चीज़ में बिलीव करते हो, पर शाम को जब हम बैठते हैं तो वी ऑल आर फ्रेंड्स। अभी आपकी इसी बात से मैं एक क्वेश्चन और लूँगा कि जैसे हमारे वहाँ जो फॉरेन ये डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया की तरफ से हाई कमीशन में या कॉन्सुलेट जनरल में, इनसे यूजुअली हमारे रिलेशंस कैसे होते हैं जो हमारे इंडियंस वहाँ गए हुए हैं? क्या ये अप्रोचेबल हैं इजीली? क्या कोई किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इनको अप्रोच करना ईजी रहता है? दे आर वेल कनेक्टेड? कोई ऐसे सोशल एंगेजमेंट्स रहती हैं जहाँ आप लोग इनसे टच में रहे? और कितना इनका रोल है? और मतलब मैं अगर कहूँ कि स्पेशली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमारे जो ये डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में या ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ रिलेशंस थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो इनका क्या रोल रहता है और कैसे ये परफॉर्म करते हैं? आप तो इनसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। हाँ, तो मैं तो 25 साल से बाहर हूँ और पहले ज़माने में हमें वीज़ा लेने के लिए या कुछ काम कराने के लिए, पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, किसी भी चीज़, कई बार हमें लेटर चाहिए होता है इंडिया से, तो कॉन्सुलेट के थ्रू आता है, तो हमें बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स देनी पड़ती थी, बड़ा दिक्कत होती थी, ब्यूरोक्रेसी बहुत थी। सो आई थिंक दिस न्यू गवर्नमेंट हैव चेंज सम ऑफ द थिंग्स एंड ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा कम किया गया है, बहुत कुछ डिजिटल कर दिया गया है। अभी अभी भी मैं आया हूँ, हालांकि OCI कार्ड इज़ बेस्ट है।
और वैसे कई बार हम इतने बिजी होते हैं कि हम अपना ही नहीं करते हैं, लोग दुनिया का करते हैं। तो मैं अपना OCI कार्ड नहीं बनवा पाया। और मैं जिस कार्य में से आया इमरजेंसी में, तो पता लगा कि 3 दिन मेरे पास है। तो आई अप्रोच्ड इट कि आई नीड अ वीज़ा, एंड विद इन 30 आवर्स मेरे पास वीज़ा मेरे इनबॉक्स में था, इस ई-वीज़ा। और उस ई-वीज़ा के लिए हमें तो कॉन्सुलेट को अप्रोच भी नहीं करना, हमने नंबर भी नहीं लेने, लाइन में भी नहीं लगना, ये सिस्टम खत्म कर दिया। अब हमें अपने आप वीज़ा घर में बैठे अपनी खुद फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है, फॉर्म फिल करना है, पैसे करना है, और वीज़ा हमारे घर पे, हमें डील नहीं कर। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें कॉन्सुलेट की ज़रूरत है। दे आर वेरी मच अप्रोचेबल, वी कैन टॉक टू देम, एंड नॉट ओनली दैट, वो लोग तो खुद कई बार आके सोशल एंगेजमेंट्स करते हैं, करेक्ट, किसी में कैंप लगाते हैं, किसी के पासपोर्ट रिन्यू करते हैं। सोशल कल्चरल एक्सचेंजेस। सो एक प्रोग्राम होता है नमस्ते इंडिया, सच ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम, हर स्टेट के लोग आके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिनर्स होते हैं, डिप्लोमेसीज होती हैं। कुछ एक दो डिप्लोमेट्स के नाम लेंगे जिनके साथ आपको लगता है जिनका कार्यकाल जो था बहुत इफेक्टिव रहा और काफ़ी उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की। हाँ, एक्चुअली सभी ने किया, पर एक दो को मैं कह सकता हूँ कि बड़ी सपोर्ट मुझे मिली है, मतलब मेरी राय है। मैं सबके नाम आफ्टर ऑल दे रिप्रेजेंट्स इंडिया, जो हमने रिप्रेजेंट इंडिया, हाँ हाँ हाँ। तो एक तो अभिलाषा जी थी, ओके। अभिलाषा जोशी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ को। एक मिस्टर काउंसिल थे, अमनजीश, ओके। वो अब रिटायर हो गए हैं। एंड एक हमारे हाई कमिश्नर थे, मिस्टर विकास स्वरूप। ओके। विकास स्वरूप वॉज वेरी एक्टिव एंड वेरी सपोर्टिव एनीथिंग, एंड इज वेरी क्रिएटिव पर्सन थी। एक छोटे से कार्यकाल के लिए आए थे मिस्टर अजय बसारिया जी, ओके। बट उनका टाइम टेन्योर बहुत कम था, बट वेरी गुड टॉक्स, एंड ही वाज ऑलवेज सपोर्टिव एंड कमिंग टू न्यू आइडियाज टू एंगेज पीपल है। सो अभी आप उन लोगों के लिए जो अब इंडिया से शिफ्ट होके कनाडा में आने की सोच रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं? कितना इजी ये अब पहले के मुकाबले हो गया है? और डू यू थिंक कि ये अभी भी कनाडा हैज़ स्कोप फॉर सच पीपल? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड, बहुत अच्छा है। पहले तो हमको खुद सोचना है अपने आप से, हम क्यों जाना चाहते हैं। अगर हमें अपना आंसर पता है तब हम उसके लिए सोच सकते हैं। क्या हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 10 रिश्तेदार चले गए तो हमें भी जाना है, या किसी ने बोला है तो जाना है। अगर हमारा यहाँ पे घर है, बिजनेस है, तो देयर इज नो पॉइंट टू लीव द होल थिंग व्हिच इज ऑलरेडी सेट अप। एक सिस्टम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ग्रो हो रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के नई रूल्स के साथ वहाँ पे जाके सेटल होना अब थोड़ा मुश्किल है जितना पहले था। Canadian economy is not doing as good as it was before, ओके। but it's on the recovery path again. ओके। तो हर कंट्री की इकोनॉमी जो है ऊपर नीचे क्राफ्ट होता है, कभी भी कुछ स्टेटमेंट तो होती ही है। तो बीच में जॉब्स की प्रॉब्लम आई थी, एंड उसमें कई सेक्टर्स हिले हैं, जिसमें रियल एस्टेट गिला है, और हर तरफ से। तो कोविड के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। करेक्ट। तो वो सब चेंज होने के बाद, अगर इफ़ यू वांट टू मूव टू कनाडा, इज अ ग्रेट ना, ओके। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट हर किसी को देखना कि वो चाहते क्या है। शुरू के 3-4 साल तो स्ट्रगल रहेगी, आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, आपको अपना नया बिजनेस सोचना पड़ेगा। वो बिजनेस किस तरह से उस कंट्री में चलता है, हमारी यहाँ की हैबिट्स है, उन सब चीज़ों को हटा के जब हम वहाँ पे करेंगे, तो सीखने का जो टाइम है और अंडरस्टैंड करने का, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और पैसे की भी वेस्टेज और रिस्क भी है। बट इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू हैव डन योर होमवर्क एंड you know what you're doing, it's a beautiful place. It's maybe not that easy what it was like 10 years ago, but I mean it's a good place, but India is not bad also that much. तो जैसे आपने अभी अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बताया कि इंडिया आप बहुत ग्रो कर चुका है और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, तो आप कुछ एक शिफ्ट देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल वर यूज्ड टू कम टू कनाडा, नाउ इट इज़ अ लिटिल लेस, ऐसा कुछ है? या कनाडा में जो ऑलरेडी काफ़ी थे वो वापस आ रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, पहले ना मेरे को जब मैं गया था तो हमें ये लगता था कि यार कोई वापस नहीं आता, घूमने के लिए आ जाएंगे, एंजॉय करके वापस कनाडा। मैं पिछले 5-6 महीने के अंदर ही 11-12 ऑलमोस्ट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो परमानेंटली मूव कर गए हैं। उन्होंने कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया है, एंड दे मूव हियर,
and they have a beautiful house. They have a place. They don't have to worry about a lot of things. You have nice servants and everything. लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, बैंकिंग सिस्टम इज़ वे बेटर इन इंडिया देन कनाडा एंड करप्शन कम हो गया। करप्शन कुछ हद तक मुझे लगता है कम हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों में जो लगा है कि हर चीज़ के लिए मुझे एक लाइसेंस राज था या हर जगह पे लाइनों में लगना पड़ता था, अब वो डिजिटल हो गया सब। वो डिजिटल हो गया है। अब मुझे कहीं पे भी जाना है तो पहले पैसे कैरी करने पड़ते थे, अभी किसी भी आप दुकान वाले छोटी सी दुकान वाले के पास जाओ, आप उन्हें अगर 500 का नोट देते हो तो कहते हैं खुले नहीं है, क्योंकि उनके पास कैश ही एवरीबडी यूपीआई की कैरी समथिंग। सो दिस इज लाइक अभी इसके कारण क्या हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में ही हमें पता लगा है कि ईपीआई वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया और वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। तो हाँ, कहीं अब तक लाइफ आसान हो गई है इंडिया एंड ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटिंग इज ऑल्सो गेट इट ईजी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर highways are amazing, city to city connectivity is amazing. So I believe personally कि जो चीज़ छोड़ के जिस चीज़ों के कारण हम छोड़ के विदेशों में जाया करते थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, देयर इज अ पॉपुलेशन, देयर इज सम पोल्यूशन, बट हर जगह की हर एक अच्छाई बुराइयाँ हैं। आप जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप वहाँ पे सोशो पॉलिटिकल सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्यूरोक्रेसी के साथ कनेक्टेड है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हम कभी कभी मतलब यू आर फ्री टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू आर फ्री टू टेक पास, जो हम कभी कभी ये देखते हैं कि कम्युनिटीज़ में इंटर कम्युनिटीज़ हम झगड़े देखते हैं ऑन वेरियस इश्यूज, ठीक है, तो ये कितना रियल है या नहीं है? आप यकीन नहीं करेंगे, कहने को तो देखो आप दिल्ली में बैठे हो तो आपको रेसिज्म यहाँ भी दिख सकता है, बंगालीज अलग हैं, मद्रासी अलग हैं, महाराष्ट्र में जाओगे तो लैंग्वेज का मराठी चलेगी। अभी मैं परसों बेंगलोर गया था तो वहाँ पे कहते हैं किसी कन्नड़ बोलनी है, हिंदी नहीं बोलनी है, तमिल नहीं चलेगी, पंजाबी तो चलेगी नहीं वहाँ। ये रेसिज्म हमारे दिमाग की गेम है और हमें सूट करती है, नेगेटिविटी हमेशा हमें अट्रैक्ट करेगी। नाराज़गियाँ थोड़े बहुत झगड़े जरूर हो सकते हैं कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं, वो इंडिया में भी है, बट मैंने वहाँ पे इस तरह का देखा है कि कोई कुछ भी हो साथ में बैठ के रात को लोग खाना वाना खाते हैं। तो जितना आप जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करोगे आपको उतनी चीज़ ज़्यादा दिखेगी, पर सोशल सर्कल इज़ वेरी नाइस देयर, सेफ्टी इज़ देयर, द सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर इज़ अमेजिंग देयर। सो जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज है, इवन जर्मनी है, हम देख रहे हैं वहाँ स्नैचिंग वगैरह, मर्डर्स और मतलब रेप की घटनाएं, ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा है। ये क्या कनाडा अभी मतलब इसके बारे कनाडा को कैसे कंपेयर है, कनाडा इज मच बेटर। एक तो हमारे पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो पॉपुलेशन होने के कारण एक सिस्टम के ऊपर प्रेशर है। Police is very active. Within, I think 4 minutes was the response time, and you make a call in if it's health related or something, you'll get in few minutes. The paramedics, the fire brigade, ambulance, and the police will show up, and life can be saved. Life is very important. The value of life there. सो ये टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या स्कोप है वहाँ पे? टूरिज्म मैंने सुना है कि काफ़ी वहाँ एग्जॉटिक प्लेसेस हैं कनाडा में और बहुत अभी जो है जो अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया कनाडा, बट देयर आर स्कोप। I think one of my favorite topic because I'm from hospitality and I love nature. And tourism ही मेन रीज़न था। जब मैंने उसकी पिक्चरें और वीडियोस देखी तो I have traveled more than 20 countries in the world, but I think Canada, and in Canada Vancouver, British Columbia is the place कि उसकी नेचर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो इतनी यूनिक है कि आपको एग्जांपल दो तो आप ब्रिटिश कोलंबिया में एक तरफ आप जा सकते हो तो आपको डेजर्ट भी मिलेगा, पर वहाँ पे वाइनरीज नहीं मिलेगी ग्रेप्स की, प्लस साथ में आपके पास रॉकी माउंटेन्स हैं जो एक्सट्रीम -40 डिग्री, फिर आपके पास एमरल्ड लेक है। इंडिया में अगर आप ऐसी लेक्स देखें तो आपको लेह लद्दाख में एक दो मिलेगी, बट वहाँ पे इस काउंटलेस एंड ब्यूटिफुल वेदर, समर इज़ ब्यूटिफुल, नेचर इज़ ब्यूटिफुल, लेक्स, ओशंस एंड एवरीथिंग इज लाइक। टूरिज्म तो वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है और एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से तो इंडिया की तरफ से भी टूरिज्म और बढ़ रहा है एंड मैं तो ये खुद चाहता हूँ कि लोग आए। हाँ, मैंने एक्चुअली ट्रेंड कनाडा से इंडिया के टूरिज्म में देखा है। इंडिया में टूरिज्म इज मोर एक्सोटिक टूरिज्म, बट कैनेडियन टूरिज्म इज मोर लाइक अ नेचर टूरिज्म। नियाग्रा फॉल्स है, लेक लुइस है, गैरीबार्डी है, एंड देयर सो मेनी प्लेसेस टू सी।
सो इंडियन डिप्लोमेसी को आप स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ने मोदी रिजीम आने के बाद टूवर्ड्स कनाडा कैसे देखते हैं इसको, और अभी जो डिस्पेंसेशन कनाडा में चेंज हुआ है, आप फ्यूचर में इंडिया कनाडा रिलेशंस को कैसे देखते हैं? देखो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट चीज़ें हो सकती हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से एक कनेडियन को इंडिया आने के लिए कितने स्टेप्स आसान हो गए हैं, बिना ब्यूरोक्रेसी के वीज़ा लेना। और इंडियंस जो वहाँ रहते हैं उनको इंडिया में आने के लिए कई बार पासपोर्ट रिन्यू कराना है, लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और भी चीज़ चाहिए। उसके लिए अप्रोच करना हमारे कॉन्सुलेट को, ये बहुत आसान हो गया। कई बार पर कई बार लाइनें होती हैं, कई बार हमें नंबर लेने में दिक्कतें होती हैं, बट मैटर्स आर सॉल्व। तो मैं तो आज से कनाडा में मैं पिछले 17-18 साल से हूँ, बट अगर देखा जाए तो उससे पहले थोड़ा सा कम था, डिफ़िकल्टी होती थी, बट इतनी, पर अब तो बहुत आसान। सो मतलब आप 5 ईयर्स डाउन द लाइन या 10 ईयर्स डाउन द लाइन जो अभी कांड नहीं है, जो नई गवर्नमेंट है ट्रूडो के बाद जो आए हैं, इनका और मोदी गवर्नमेंट का आप कैसे देखते हैं कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन आप कहाँ देखते हैं रिलेशन? I think they both want to improve their relations. Okay. They both are very important country on the globe. They cannot avoid each other. And there's a big business is already happening, which I don't know, media don't like to cover those things because it's not very sensational. Canada pension funds are invested in India. India is giving a big returns to Canada. So and बड़ी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी अभी कनाडा में इंडिया में इन्वेस्ट किया है और दे आर गेटिंग अ गुड रिटर्न्स, दे मेकिंग मनी एंड इंडिया इज प्रॉमिसिंग them a good returns. So that's why if Canadian companies are making money, it's beneficial for the Canadian citizens. So relations are getting better, and I see it will get better. I hope everything get better soon, and there's a lot of things to be done. और अभी एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं एंड करूँगा, ग्लोबली बहुत फेमस पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी डोनाल्ड ट्रम्प। तो अभी कुछ कनाडा को भी उसने थ्रेट दिया है ट्रेड को लेके, तो इसको हाउ कैनेडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग इट एंड यू एज अ सिटीजन, क्या ये चीज़ भी फ्यूचर में इंडिया कनाडा को और क्लोज लाएगी, क्योंकि उसने इंडिया को भी अभी टैरिफ के ऊपर एक थ्रेट दिया है कि ये रशिया से आप ऑयल क्यों खरीद रहे हैं ना, जिसका बहुत अच्छा बेफिटिंग रिप्लाई हमारा एमईए ने दिया है। तो ये जो थ्रेट है कनाडा पर, ये कितना जेन्युइन है और ये इसका रीज़न क्या था? देखो, कनाडा और अमेरिका के रिलेशन ऐसे हैं कि हम दो सगे भाई एक ही घर में रह रहे हैं और कोई टेंशन ही नहीं है, बॉर्डर्स ने सो ओपन है, बिना वीज़ा है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स इन द वर्ल्ड कनाडा एंड अमेरिका, यू नो, उसमें उनके हर हर सेक्टर को ले लो, हाइड्रो पावर ले लो, यूरेनियम ले लो, मिनरल्स ले लो, गैस ले लो, हमारे जितने भी ऑयल प्रोडक्शन है वो सारी की सारी यूएस को कवर करता था। और टूरिज्म भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो देयर वाज नथिंग लाइक दैट। बट रिसेंटली ये टैरिफ वॉर के चक्कर में दे पुट लॉट ऑफ टैरिफ ऑन कनाडा, which is shopping for us. And now Canada start realizing that we have to have our own global partners also. करेक्ट। तो इस चीज़ के अंदर Canada produce lot of petrol, petroleum, crude oil, and they need new buyers also. India is an emerging economy. India is a growing country. हमारी जो एनर्जी की नीड्स है ना वो बहुत ज़्यादा, और हमको यूरेनियम भी चाहिए इंडिया को, हमको क्रूड ऑयल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, बाकी मिनरल्स भी चाहिए, एंड कनाडा हैज़ ऑल, बट दे कांट यूज एवरीथिंग बिकॉज पॉपुलेशन इतनी नहीं है। सो दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया कैन गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम कनाडा। सो जो बायलैटरल ट्रेड है ना, इट इज़ गोना बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज, extremely important. And that's why Canada is looking at India and India is looking at Canada. And I was actually having a talk with previous defense minister, Mr. Anant Anand. And she said that India is the important partner for us in the Liberal government. India is part. फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर कनाडा। हाँ जी, Anita. उन्होंने कहा था India is an important partner for us because it's a part of our Pacific policy. And they had issued statements for that. सिद्धार्थ, एक मेरा कंसर्न और है, अभी मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, मेरे अपने नोन टू काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कनाडा से वापस इंडिया शिफ्ट हुए हैं, और कईयों का ये भी कहना है कि वहाँ रियल एस्टेट में जो है इस समय रिसेशन चल रहा है, कि ये बात कितनी सही है और इनका वापस आने का और क्या क्या कारण है, और यहाँ पे आके अब इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि अवेलेबल है?
सो कैनेडियन इकोनॉमी की वो ग्रोथ नहीं हुई है पोस्ट कोविड जो बाकी कंट्रीज ने रिकवर रजिस्टर करी थी, एंड उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट रेट पे भी पड़ा है। और इंटरेस्ट रेट का फ़र्क होने के कारण आपकी मॉर्गेजेस एंड फाइनेंसेस टू द डिफरेंट बिजनेसेस, इजी मनी, और जिसके कारण सैलरीज पे इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ता है, और उन एम्प्लॉयमेंट से लोगों की परचेसिंग पावर, वेदर फॉर द रियल एस्टेट, फॉर होम और अदर थिंग, वो भी कम होती है। तो रियल एस्टेट में काफ़ी हद तक स्लो डाउन हुआ है कनाडा, विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री कनाडा वाज हैविंग इट। तो वो इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रही है, and affordability of housing is not very good right now. Rents are very high, you know those things. But ये I hope it improves. But अभी बहुत सारे लोग वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और कई बाहर जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। I know a lot of good friends that are investing in Mexico, Belize, Dubai. Dubai is a lucrative right now. उनको कहीं और इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल सके। दुबई में ऑलवेज lucrative। हाँ, बट दुबई का भी अगर आप चार्ट देखें तो उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, और जो मैं अभी सुन रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से कि शायद इन्वेंट्री सरप्लस होने वाली है। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री सरप्लस होती है तो आपके रेट्स घट जाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि 100% राइट है कि नहीं, आई स्टिल हैव टू वॉच मोर एंड द बट दुबई में एकदम इन्वेस्टमेंट आई और काफ़ी डेवलपमेंट शुरू होने लगी। बट वहाँ की एक लिमिटेड लैंड है, एक लिमिटेड चीज़ है। ये चीज़ें इंडिया में इस तरह से नहीं। इंडिया में आपके पास जितने घर हैं उससे ज़्यादा लोग हैं, और इंडिया इज़, इन माय ओपिनियन, आई कैन टॉक टू एनीबडी ऑन दिस टॉपिक, इंडिया इज़ ऑलवेज मोर lucrative place to invest than any other country. Why I'm saying it? Because मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ देखने के लिए तो उसकी शेयर मार्केट को देखा जाता है, एंड शेयर मार्केट इज गुड इन इंडिया। Defense is growing very fast. Real estate is growing. Infrastructure department is growing very fast. अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को देखोगे तो इट लुक्स लाइक एन हेल्दी साइट। फार्मा, मेडिकल, एवरीथिंग इज डूइंग गुड, IT सर्विसेज। नाउ इतने सारे लोग हैं, अगर रियल एस्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, यू विल हैव स्टडी 100%। मेरे 3 जो दोस्त खास हैं जिनसे मैं बात कर रहा था अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने कनाडा में अपनी मेजर प्रॉपर्टीज़ को सेल करके एक घर रखा है, उसको रेंट पे दिया है। दे मूव टू इंडिया, दे हैव अ होम, दे डोंट नीड टू पे एनी मॉर्गेजेस, दे हैव अ नाइस comfort with servants, and rest of the money they bought a land, and they developed a PG or some places to rent. So they're buying a lot of land, and उस पे PG develop कर रहे हैं, and they are getting a monthly rental income. This is sitting at home. They don't want to work anymore. They want to be just at home. तो ये एक जो बेनिफिट इंडिया के अंदर अभी दिखा है, ये एक चेंज दिखा है, और 6+ की ग्रोथ पिछले कई सालों से है, तो उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं तो हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टिंग इन इंडिया राइट नाउ इज एन अमेजिंग, एंड इट कुड बी इन एनी सेक्टर, नॉट जस्ट रियल एस्टेट, आई मीन स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, और डिफेंस में, और किसी भी फार्मास्यूटिकल्स। तो मूविंग टू इंडिया इज गुड बिकॉज यू हैव अ better support system in your old age. Doctors are great here. Weather is not that harsh, and you have all the facilities and money income good in India. So India is not the same what it was before. ठीक है कैरेट, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, और बहुत सारी बातें और हैं जो आप रिकॉर्ड है जो हम फ़ोन पे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो।